बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर शहबाज हसन बायोलॉजी की न्यू बुक के सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट, लास्ट के लेक्चर्स में हमने इस चैप्टर को जो कि बायोडाइवर्सिटी है डिटेल में स्टडी किया था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत अच्छी तरह से लेक्चर को सुना होगा, अहम पॉइंट्स को नोट किया होगा और साथ साथ अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। आज हम इस लेक्चर की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास जो एमसीक्यू है वो है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनोमिक रैंक्स रिप्रेजेंट्स द ब्रॉडेस्ट रैंक। ये चंद एक टेक्सोनोमिक रैंक दिए हुए हैं, इनमें से ब्रॉडेस्ट रैंक कौन सा है ये बताएं। सबसे पहला स्पीशीज है, जीनस है, किंगडम है और डोमेन है। तो हमें पता है कि सबसे बड़ा जो टेक्सोनोमिक रैंक है वो कौन सा है, डोमेन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक है, डोमेन। ठीक है, पहले एमसीक्यू का। दूसरा एमसीक्यू क्या है कि विच कैरेक्टरिस्टिक इज यूनिक टू ऑर्गेनिजम्स इन द डोमेन आर्चिया। डोमेन आर्चिया के अंडर आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक यूनिक है, कौन सी मतलब उनकी जो है ना वो मेयारी उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है। तो वो हमारे पास क्या है जी कि उनके पास ये सलाहियत होती है एबिलिटी टू लिव इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स। कि आर्चिया के अंदर आने वाले ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें ये सलाहियत होती है कि वो शदीद तरीन एनवायरनमेंट में भी रह सकते हैं। ये ऑप्शन नंबर हमारा दूसरे का सी ठीक है। तीसरा एमसीक्यू हमारे पास है जी, इसमें उसने कहा है कि विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू बैक्टीरिया। यहां पर कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो बैक्टीरिया से रिलेटेड नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक है कि हैव क्लोरोफिल इन देयर क्लोरोप्लास्ट या साइटोप्लाज्म। कि कौन उसने पूछा था कि कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो बैक्टीरिया में नहीं है। तो ऊपर पहली लिखी हुई है डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस, तो बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता है, ये ठीक है। सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, ये भी ठीक है। मोस्ट आर हीटोट्रॉफिक, और ज्यादातर होते भी हीटोट्रॉफिक हैं, तो ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है। तो इसमें उसने पूछा था कौन सी रिलेटेड नहीं है, तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर डी है इसका, हैव क्लोरोफिल इन देयर साइटोप्लाज्म या क्लोरोप्लास्ट। तो उनके क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो चौथा एमसीक्यूज है कि विच ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू द डोमेन यूकैरिया। चंद एक ऑर्गेनिजम्स दिए हुए हैं, उसने कहा है इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो बिलोंग करता है डोमेन यूकैरिया से। तो पहला ऑर्गेनिज्म है इशरिशिया कोली, दूसरा ऑर्गेनिज्म है यीस्ट, तीसरा ऑर्गेनिज्म है कोरोना वायरस और चौथा ऑप्शन हमारे पास है नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऐसा है जो डोमेन यूकैरिया से बिलोंग करता है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा बी ठीक है। हमारा ऑप्शन है यीस्ट। ठीक है, ये फंजाई की एक टाइप है और फंजाई डोमेन यूकैरिया के अंडर आता है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास पांचवा एमसीक्यूज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कैरेक्टरिस्टिक दैट डिस्टिंग्विश यूकैरियोटिक सेल्स फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल्स। कि कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो प्रोकैरियोटिक सेल को यूकैरियोटिक सेल से अलग करती है। तो हमने स्टडी किया था बहुत डिटेल के अंदर कि यूकैरियोटिक सेल वो सेल होते हैं जिनमें न्यूक्लियस होता है और प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो इसका मतलब है कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो दोनों को फर्क करती है, तो प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6 है कि विच किंगडम इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स दैट आर प्राइमरली यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एंड ऑफन हीटोट्रॉफिक। कि कौन सा ऐसा किंगडम है जिसके जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक भी होते हैं और हीटोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा है। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा ठीक है कि किंगडम प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, वो यूनिसेलुलर भी होते हैं, यूकैरियोटिक भी होते हैं और हीटोट्रॉफिक भी होते हैं। तो उसने हमसे किंगडम पूछा था, तो हमारा ऑप्शन बी ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा। इसके बाद हमारे पास सातवां एमसीक्यूज है कि व्हाई आर फंजाई इंक्लूडेड इन हीटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। कि फंजाई क्यों हीटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स में उसको रखा गया है। तो फंजाई जो अपनी खुराक हासिल करती है वो हीटोट्रॉफिक तरीका होता है कि दूसरों से हासिल करती है, लेकिन किस तरह से करती है, अब्जॉर्बिव हीटोट्रॉफ है कि अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। कि फंजाई का जो खुराक हासिल करने का तरीकाकार है वो क्या है जी, अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास बी ठीक है कि फंजाई भी हीटोट्रॉफिक है लेकिन अब्जॉर्बिव हीटोट्रॉफ है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन नंबर इसका जो एमसीक्यू नंबर 8 है कि व्हाई इट इज इम्पॉसिबल टू क्लासिफाई वायरसेस विद इन ट्रेडिशनल बायोलॉजिकल किंगडम्स। कि क्यों मुश्किल है कि हम वायरसेस को किसी भी किंगडम में नहीं रखते हैं। तो वायरसेस ए सेलुलर पार्टिकल हैं, मतलब ना तो इनमें सेल्स होते हैं ना ही इनके अंदर दूसरी ऑर्गेनेलीज होती हैं। तो यही वजह है कि दे लैक सेलुलर स्ट्रक्चर्स, कि वायरसेस में सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होते, एंड ऑर्गेनेलीज, और ऑर्गेनेलीज भी
नहीं होती हैं। इस वजह से हम वायरसेस को किसी भी किंगडम में नहीं रखते हैं। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यू नंबर 9 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे फॉर राइटिंग द साइंटिफिक नेम ऑफ अ ह्यूमंस, कि किसी भी जो ह्यूमन है उसका साइंटिफिक नेम कौन सा सही लिखा हुआ है। नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जब आप प्रिंटिंग के वक्त लिखते हैं तो जो आपके पास जीनस होता है उसका एक तो पहला वर्ड कैपिटल लिखते हैं, स्पीशी का हमेशा छोटा लिखते हैं, और दूसरा जब आप प्रिंटिंग के वक्त लिख रहे होते हैं तो उसको इटैलिक्स में लिखते हैं। ठीक है, तो इटैलिक्स में जिस ऑप्शन में लिखा हुआ है वो हमारे पास ए है कि थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखा हुआ है, क्योंकि ये प्रिंटेड फॉर्म है तो हम इसको ठीक करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एमसीक्यू नंबर 10 है कि विच इंफॉर्मेशन कैरी गेट इट यू नो द साइंटिफिक ऑर्गेनिजम्स, कि कौन सी इंफॉर्मेशन का आपको पता चल जाता है कि अगर आपको साइंटिफिक नाम का पता हो। तो हमें पता है कि साइंटिफिक नेम जो होता है उसका जो पहला पार्ट होता है वो जीनस का पार्ट होता है और जो दूसरा पार्ट होता है वो स्पीशीज का पार्ट होता है। जिसका मतलब है जीनस और स्पीशीज का हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक है, जीनस एंड स्पीशीज। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज थे जिनको मैंने डिटेल में आपको बता दिया कि कौन सा ऑप्शन ठीक है, साथ में उसका ऑप्शन नंबर भी लिखा है और नाम भी लिखा है कि कौन सा है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, हमारे पास है जी शॉर्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहला हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है जी हमारे पास कि व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन द इकोसिस्टम, कि कौन सी ऐसी टर्म है जो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट करती है किसी भी इकोसिस्टम में। तो हमने डेफिनेशन ही यही पढ़ी थी कि बायोडाइवर्सिटी वो टर्म है जो किसी भी एरिया के अंदर ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आप सिर्फ क्या लिख देंगे कि बायोडाइवर्सिटी का वर्ड एंड पे ऐड कर देंगे, बाकी सारी स्टेटमेंट यही लिखनी है, द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन इकोसिस्टम इज बायोडाइवर्सिटी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पहले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके बाद जो दूसरा हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है वो है जी हाउ इज द बायोडाइवर्सिटी क्रूशियल फॉर ह्यूमंस एंड फॉर द प्लैनेट अर्थ, कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो किस तरह से निहायत जरूरी है इंसानों के लिए भी और प्लैनेट के लिए भी। तो इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी की, कि बायोडाइवर्सिटी की वजह से हमारा जो इकोसिस्टम है वो स्टेबल रहता है। ठीक है, क्लाइमेट रेगुलेशंस होती रहती हैं। ठीक है, बरकरार रहता है क्लाइमेट, और इसी तरह से नेचुरल रिसोर्सेज हमें हासिल होते हैं। ठीक है, और इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हमें बायोडाइवर्सिटी की वजह से हासिल हो रहे होते हैं। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिनकी बुनियाद पर हम कहते हैं कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत क्रूशियल है इंसानों के लिए भी और हमारे प्लैनेट के लिए भी। प्लैनेट के हवाले से हमारे इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी आ जाएगा, क्लाइमेट रेगुलेशन आ जाएगा, नेचुरल रिसोर्सेज में हम इनसे फूड भी हासिल करते हैं, मेडिसिन भी हासिल करते हैं। ठीक है, और फ्रेश एयर भी हमें प्रोवाइड करती है, तो ये मतलब नेचुरल रिसोर्सेज भी हमें मुहैया करती है। इसी तरह से इकोनॉमिक बेनिफिट्स, तो ये हमें इकोनॉमिकली भी फायदा पहुंचाती है। तो ये इसके क्रूशियल पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंसानों के लिए भी और इस प्लैनेट के लिए भी। इसके बाद हमारे पास जो तीसरा हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 7 टैक्सोनॉमिक रैंक्स यूज्ड इन द लीनियर सिस्टम, लीनियन सिस्टम, कि कौन से 7 टैक्सोनॉमिक रैंक्स थे। तो मैंने आपको एक शॉर्ट टर्म बताई थी याद करने के लिए, लीनियर सिस्टम के 7 रैंक्स हैं। ठीक है, के पी सी ओ, ठीक है, एफ जी और एस। हमने याद किया था खान पी सी ओ फ्री गपशप। ठीक है, आसानी के साथ हमें याद हो जाएगा कि खान पी सी ओ फ्री गपशप। खान ये किंगडम है, सबसे पहला हमारे पास डोमेन कौन सा है, किंगडम। दूसरा कौन सा है, फाइलम। तीसरा कौन सा है, क्लास। चौथा कौन सा है, ऑर्डर। पांचवा कौन सा है, फैमिली। छठा कौन सा है, जीनस। और सातवां कौन सा है, स्पीशीज। तो ये वो 7 टैक्सोनॉमिक रैंक्स हैं जो लीनियस, कार्लस लीनियस ने जो सिस्टम पेश किया था उसमें जो शामिल थे। इसके बाद हमारे पास जो अगला हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है कि राइट द टैक्सोनॉमिक रैंक्स ऑफ लाइन एंड कॉर्न। मकई के बारे में आपने बताना है कि उसके टैक्सोनॉमिक रैंक्स कौन कौन से हैं, और लाइन मतलब शेर के बारे में बताना है। तो हमने वही तरीका फॉलो करना है। डोमेन दोनों का जो है ना वो क्या होगा, यूकेरिया होगा, क्योंकि दोनों यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, दोनों में न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो इनमें किंगडम कौन सा है, देखें, लाइन एक जानवर है तो इसका किंगडम एनिमिलिया है। कॉर्न एक प्लांट है तो इसका किंगडम प्लांटी है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो फाइलम है लाइन का वो क्या है जी, कॉर्डेटा। और हमारे पास जो फाइलम है कॉर्न का वो क्या है जी, ट्रेचियोफाइटा। कौन सा है जी, ट्रेचियोफाइटा। फिर हमारे पास क्लास आती है, तो क्लास लाइन की मैमलिया है,
और इसकी जो क्लास है वो लीलियोपसीडा है, LILIOPSIDA। ठीक है, एक जो कॉर्न की क्लास है वो लीलियोपसीडा है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है जी, ऑर्डर। तो हमारे पास जो लाइन है इसका जो ऑर्डर होता है वो कार्निवोरा है। ठीक है, और इसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास पोएल्स है, पोएल्स। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास क्या आता है फैमिली। तो इसकी फैमिली जो है फेलाइडी। ठीक है, इसकी जो फैमिली है वो है पोएसी। ठीक है, ये दोनों में मतलब मैंने आपको डिटेल के साथ लिख के बताया है कि इसका फाइलम कौन सा है, उसका फाइलम कौन सा है, इसका किंगडम कौन सा है, उसका किंगडम कौन सा है। इसके बाद हमने जीनस को देखना होता है। तो जीनस इसकी है पैंथीरा और इसकी जीनस क्या है जी। इसकी जीनस क्या है जी, कॉर्न की जी। इसके बाद हमारे पास क्या आता है जी, सिपिशी आती है। तो हमारे पास जो लाइन की सिपिशी है वो है जी पैंथीरा लियो, ये इसकी सिपिशी है। और इसी तरह से हमारे पास जो कॉर्न की सिपिशी है वो क्या है जी, जी मेज। तो ये दोनों के हमने टेक्सानोमिक रैंक्स को देख लिया। ये लाइन के टेक्सानोमिक रैंक्स हैं और ये हमारे पास किसके हैं जी, कॉर्न के टेक्सानोमिक रैंक्स हैं। और डोमेन अगर लिखना चाहे तो वो भी लिखें, दोनों का डोमेन क्या होता है, यूकैरिया होता है। ठीक है, दोनों यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसके बाद हमारे पास 5वां एमसी शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन आर्चिया एंड बैक्टीरिया। कि हमारे पास जो आर्चिया है इसका और बैक्टीरिया का, इनका बेसिक डिफरेंसेस बताएं। ठीक है, इनकी जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें क्या होता है कि ये दोनों प्रोकैरियोट्स हैं, लेकिन इनकी जो डिफरेंसेस हैं, इनकी जो सेल वॉल होती है, ठीक है, सेल वॉल, इनकी जो सेल वॉल है वो प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड्स की बनी होती है, प्रोटीन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, और जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या होता है जी, आर्चिया जो है इसके अंडर जो ऑर्गेनिजम्स आ रहे होते हैं वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। ठीक है, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, समझ आ रही है कि जितना शदीद किस्म का भी इन्वायरमेंट हो ये उसमें रह सकते हैं। ठीक है, ये दूसरी कैटेगरी होगी इसकी। ये क्या होता है जी, फाउंड इन एवरीवेयर, ये हर इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, फाउंड इन एवरीवेयर। ठीक है, और इनके जो सेल्स होते हैं, जो बैक्टीरिया के सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, यूकैरिया के सेल्स से छोटे होते हैं और इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। इनके जो सेल्स होते हैं इनकी केमिस्ट्री ही डिफरेंट है बाकी दोनों से, मतलब क्योंकि 3 डोमेन्स हैं, एक आर्चिया है, एक बैक्टीरिया है और एक हमारे पास यूकैरिया है। तो इसके जो सेल्स की केमिस्ट्री है वो दोनों से डिफरेंट होती है। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा और क्या आप डिफरेंसेस लिख सकते हैं, इसके अंदर जो किंगडम आता है उसको किंगडम आर्चियोबैक्टीरिया कहते हैं और इसके अंदर जो किंगडम आता है उसको किंगडम यूबैक्टीरिया कहते हैं। तो उसने कुछ डिफरेंसेस पूछे थे तो वो हमने बता दिए हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम अर्नेस्ट हैकल ने पेश किया था उसके कौन से नुकाइस थे। ठीक है, एक तो उसने फंजाई का मसला नहीं हल किया था। ठीक है, फंजाई वाज स्टिल, ठीक है, प्रॉब्लम, अभी तक फंजाई जो है ना उसका मसला नहीं हल हुआ था। दूसरा उसने क्या किया था जी, क्या नहीं किया था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का फर्क नहीं बयान किया था, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ठीक है, इसके अलावा उसने जो भी प्रोकैरियोट्स थे उनको भी किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया। तो ये भी उसकी जो है ना वो शॉर्ट कमिंग्स है, मतलब उसके नुकाइस हैं। मेजरली तौर पर ये दो नुकाइस थे कि अभी तक फंजाई जो है वो भी सही प्लेस नहीं हुई थी। आपको पता है कि 3rd किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम उसने किया क्या था, यूग्लिना को प्रोटिस्टा दिया और उसी के साथ ही प्रोकैरियोट्स रख दिए। तो एक प्रोकैरियोट्स का, क्योंकि उसको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का उस वक्त तक डिफरेंस नहीं पता था, इस वजह से उस सिस्टम में इसको भी सही तरह से नहीं बयान किया गया और फंजाई भी अभी तक मसला था जो कि सही तरह से बयान नहीं किया गया। तो ये शॉर्ट कमेंट्स थी 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की। इसके बाद हमारे पास जो 7वां क्वेश्चन है हमारा वो क्या है जी, कि विच किंगडम इंक्लूड्स द ऑर्गेनिजम्स दैट आर मल्टीसेलुलर एंड हेटेरोट्रॉफिक एंड लैक सेल वॉल्स। कि कौन सा ऐसा किंगडम है जो कि क्या होता है जी, मल्टीसेलुलर भी होता है, ठीक है, और हेटेरोट्रॉफिक भी होता है और उनमें सेल वॉल भी नहीं होती है। तो ये कौन सा किंगडम आता है जी हमारे पास, किंगडम एनिमिलिया। ठीक है, कि किंगडम एनिमिलिया वो किंगडम है जो कि मल्टीसेलुलर भी होते हैं, ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं, लेकिन इनमें सेल वॉल नहीं होती। इसी सारे सवाल के साथ आपने ऑप्शन लिख देना है कि द किंगडम दैट इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स दैट आर मल्टीसेलुलर एंड हेटेरोट्रॉफिक एंड लैक सेल वॉल्स इज किंगडम एनिमिलिया।
ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास 8वां शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा, तो वो क्या है जी, इन लिस्ट द डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई, कि फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं। ठीक है, फंजाई तो एक तो क्या होता है जी, फंजाई यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं जी, यूकैरियोटिक होते हैं। इनकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, कार्टिन की बनी होती है। ठीक है, अब्जॉर्प्टिव हीटोट्रॉफ है, अब्जॉर्प्टिव हीटोट्रॉफ है, हीट्रोट्रॉफ। ठीक है, इसके अलावा और कौन सी आप इसमें लिख सकते हैं कि इसकी एग्जांपल्स में आप मशरूम्स लिख सकते हैं, रस्ट लिख सकते हैं। ठीक है, समट्स वगैरह वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी 9, वो क्या है जी, लिस्ट द 3 डोमेन्स दैट इनकम्पासेस ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो 3 डोमेन्स कौन कौन सी हैं, एक हमारे पास क्या है, डोमेन यूकैरिया। ठीक है, दूसरी डोमेन हमारे पास क्या है जी, डोमेन आर्चिया। ठीक है, और एक और डोमेन कौन सी हमारे पास, तीसरी बैक्टीरिया। ये वो डोमेन्स हैं जिसमें तमाम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है। ठीक है, जितने भी यूकैरियोटिक हैं उनको यूकैरिया के अंदर रखा गया है, बाकी जो प्रोकैरियोट्स हैं उनको बैक्टीरिया और आर्चिया में तकसीम किया गया है, इसमें रखा गया है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्हाई कैन नॉट वी क्लासिफाई द वायरसेस इन एनी किंगडम, कि वायरसेस को क्यों नहीं रखते हैं किसी भी किंगडम में, क्योंकि वायरसेस क्या है जी, ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं। वायरसेस आर ए सेलुलर पार्टिकल। ठीक है, जिनमें कोई सेल नहीं होता है। ठीक है, इनमें कोई सेल भी नहीं होता, नो सेल्स एंड ऑर्गेनेलीज। ठीक है, दे आर प्रेजेंट एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये बॉर्डर के ऊपर मौजूद होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के। जब लिविंग के ऊपर मौजूद होते हैं तो ये लिविंग के तौर पे बिहेव करते हैं, और जब नॉन लिविंग के ऊपर मौजूद होते हैं तो ये नॉन लिविंग के तौर पे बिहेव करते हैं। ठीक है, और बाज़ औक़ात जो है ये पैरासाइट के तौर पे भी काम करते हैं। जब इनको अपनी तादाद को बढ़ाना होता है, अपनी ग्रोथ को बढ़ाना होता है, अपनी प्रोटीन को बढ़ाना होता है, तो ये पैरासाइट के तौर पे भी काम करते हैं। ठीक है, मेजर आप क्या बात कहेंगे कि वायरसेस आर ए सेलुलर पार्टिकल्स, they do not contain cellular structures and organelles, that's why they are not placed in any of the classification system। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है जो कि 11 है कि how does binomial nomenclature facilitate clear communication about the organisms across the different languages। कि हमारे पास जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है वो हमें किस तरह से मदद करता है कि हमें बेटर कम्युनिकेशन करने में। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था कि जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है इसमें कभी भी ऐसा नहीं होता कि दो मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स का एक ही नाम हो। ठीक है, या एक ऑर्गेनिजम्स के दो मुख्तलिफ नाम हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, और इसमें जितने भी वर्ड्स लिए जाते हैं वो किससे लिए जाते हैं, लैटिन लैंग्वेज से लिए जाते हैं। ठीक है, लैटिन लैंग्वेज से लिए जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो कोई भी बंदा चाहे वो किसी भी जबान को बोलने वाला हो, उसको जो साइंटिफिक नाम दिया जाएगा जिस ऑर्गेनिजम्स को भी, वो सभी जो बोल रहे होंगे वो लैटिन लैंग्वेज में होगा। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी बायोलॉजिस्ट चाहे वो चाइना का है, चाहे वो इंग्लैंड का है, चाहे कहीं का भी है, तो उसको जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन वे जो है वो मिल रहा होता है। ठीक है, क्योंकि सभी की लैंग्वेज एक जैसी होती है, और कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक साइंटिफिक ऑर्गेनिज्म, एक नाम जो साइंटिफिक है वो दो ऑर्गेनिजम्स के लिए होगा। हमेशा हर ऑर्गेनिजम्स का जो साइंटिफिक नेम होगा वो यूनिक होगा, किसी भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स का वो साइंटिफिक नेम नहीं होगा। तो इस तरह से हमें जो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर है वो हेल्प करता है लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में और बेटर कम्युनिकेशन में। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो हमारा लेक्चर था जिसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चन को डिटेल के साथ स्टडी किया और एमसीक्यूज को स्टडी किया, आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। आपने कोशिश करेंगे इसको अच्छी तरह से याद करने की। अल्लाह हाफिज।